जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर फ्रॉम पिथौरी सिवान। आज संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को आप लोगों के समक्ष लेकर हम आए हैं, जिसको हम जानेंगे अनुसूची के नाम से। भारतीय संविधान जब लिखा गया उस समय मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में एक-एक करके बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। अभी कुल 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि संविधान जब मैं पढ़ाया था उस समय बताया था कि संविधान में अभी वर्तमान में सीरियल से देखा जाए, क्रमबद्ध रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है। अगर संशोधन करके सब्स क्लॉज ए, सब्स क्लॉज बी करके जो जोड़ा गया है, टोटल को देखा जाए तो 470 अनुच्छेद है। 8 अनुसूचियां थी जब संविधान की रचना हुई, अभी 12 अनुसूचियां है और 25 भाग है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियों के बारे में। सभी अनुसूचियों को एक-एक करके हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहली अनुसूची में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। हम जानते हैं कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर कहीं लिखा गया है तो पहली अनुसूची है। अब संविधान की पहली अनुसूची जब देखेंगे तो उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलेगा और उसमें यह भी मिलेगा कि दिल्ली को केंद्र कब बनाया गया, ये भी मिलेगा। आगे देखते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते हैं, यानी प्रमुख कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे राष्ट्रपति की वेतन 5 लाख प्रति माह दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है। इस तरह से जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी शासन प्रशासन में भाग लेते हैं, उन महत्वपूर्ण लोगों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बढ़िया से डिटेल्स में उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। तो आपको याद हो गया, पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। आइए अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो भी शासन प्रशासन में भाग लेते हैं पदाधिकारी, उन पदाधिकारियों, वे पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का बहुत ही बखूबी ढंग से वर्णन किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, दूसरी में शपथ का उल्लेख है और तीसरी में वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। आइए देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख चौथी अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, दूसरी अनुसूची में वेतन, पहला में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा में वेतन एवं भत्ते, तीसरा में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन है। राज्यसभा जो कि संसद की उच्च सदन होती है, अस्थायी सदन होती है, उस राज्यसभा में किस राज्य से कितनी प्रतिनिधि आएंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि आएंगे और कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा स्थान है, इस सब का जिक्र आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। और पांचवी अनुसूची में अगर बात करें तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। हम पांचवी अनुसूची जब देखते हैं तो पांचवी अनुसूची में पाते हैं कि अनुसूचित जाति यानी एसी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। एसी और एसटी के, एसी क्षेत्र और एसटी के प्रशासन का उल्लेख अगर पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में बात करें तो 4 राज्यों के जनजाति का उल्लेख किया गया है। 4 राज्यों में जो जनजाति है, जैसे कि असम,
मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र है उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों के जनजाति का क्षेत्र का उल्लेख कौन सी छठी अनुसूची में। अब यहां से 7वीं अनुसूची चालू होती है, तो 7वीं अनुसूची परीक्षा के नजरिया से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है 7वीं अनुसूची। क्योंकि 7वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जो नीचे से ऊपर तक हर क्लासों में पढ़ाई जाती है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन मैच करते हैं। तो 7वीं अनुसूची पर हम बात करेंगे। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विषयों का वितरण है। 7वीं अनुसूची में, अनुसूची 7 में यानी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां है। पहली सूची का नाम है संघ सूची, जिस पे केंद्र सरकार का अधिकार है, जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, सभी मुख्य विषयों को शामिल किया गया है। इसमें कुल पहले 97 विषय थे, अभी 100 विषय को है। तो संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय है। इसमें पूरा का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में भी कुछ विषयों को रखा गया है, जैसे पुलिस वगैरह हो गया। हम अनुसूची 7 पर एक क्लास बनाएंगे, ये कौन से विषय किस अनुसूची में है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो राज्य सूची पर राज्य सरकार का अधिकार है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिस पे दोनों सरकारों का अधिकार है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति आती है, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, केंद्र सरकार एवं राज्य के विचार नहीं मिलते हैं, तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार के विचारों को मान लिया जाता है और राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ता है। तो आप 7वीं अनुसूची समझ गए। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विषयों, अधिकारों का बंटवारा किया गया है, वो भी लिखित रूप से बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी विषय को, किसी अधिकार को लेकर के इसका लिखित रूप से बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। यह अनुसूची काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। आपसे बात करें तो जब संविधान लिखा गया उस समय मूल रूप से 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। बाद में बहुत सी भाषाएं जोड़ी गई। 14 भाषाओं में जब संविधान लिखा गया तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी। बाद में कुछ भाषाएं जोड़ी गई, जैसे सिंधी को जोड़ा गया 1971 में। 1971 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। यहां हम लिखे हैं 1971 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और 21वां संविधान संशोधन करके एक सिंधी भाषा को राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। तो अब 15 भाषाएं हो गई। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। 1971 में 21वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें एक भाषा जोड़ी जाती है। संविधान लिखने के समय 14 भाषाएं थी, तो 15 भाषा हो गई। और फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। 1992 के 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। तो 15 3 18 भाषाएं हो गई अब। और फिर 2004 में 92वां संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन 2004 में होता है, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। तो इस तरह से कुल 22 भाषाएं हो गई। अभी संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। 14 भाषाएं मूल रूप से संविधान लिखने के समय थी, 14 भाषाएं मूल रूप से थी। उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई 1971 के 21वां संविधान संशोधन, 3 भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। 1992 के 71वां संविधान संशोधन, पुनः 4 भाषा जोड़ी गई
और 2004 के 92वां संविधान संशोधन में, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये 4 भाषा जोड़ी गई। तो 14 तो पहले से थी, एक जोड़ी गई 1971 में, 3 जोड़ी गई 1992 में और 4 भाषा जोड़ी गई 2004 में। तो कुल इस तरह से 22 भाषाएं हैं। अभी संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है और उन 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? 8वीं अनुसूची में। यह भी अनुसूची काफी महत्वपूर्ण है। ये 2 अनुसूची अभी तक जितने भी अनुसूची बताए उसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 2 अनुसूचियां है। 7वीं अनुसूची जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच कार्यों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा किया गया है और 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं को मान्यता दी गई है। कुल भाषाएं हैं 22, मूल रूप से थी 14, एक बार छोड़ी गई 1, फिर 3, फिर 4, 1 3 4 1 3 4 करके जोड़ी गई और अभी 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। हालांकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा बनाया गया है और 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आगे देखते हैं हम 9वीं अनुसूची, ये भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। भूमि सुधार अधिनियम, यह जब संविधान लिखा गया उस समय यह अनुसूची नहीं थी, 8वीं को अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, यह संविधान लिखने के समय नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। आइए हम देखते हैं कब जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो है 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ ना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची किस विषय से है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित था और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल कानून। आपको यह आप जानते होंगे 1985 में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। उस समय आया राम गया राम की राजनीति चल रही थी, अभी भी चलती है। अभी भी नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए, पद के लिए, पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, टिकट के लिए अपनी पार्टियां बदल देते हैं। हम लोग निचले स्तर के लोग आपस में पार्टी के नाम पर लड़ जाते हैं। हम देखते हैं बहुत जगह गाना वाना बजता है, उसमें पार्टी के गाना को लेकर के लोग आपस में मार कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। निचले स्तर के जो लोग हैं वो पार्टी के नाम पर आपस में लड़ जाते हैं, अपने भाई से लड़ जाते हैं। गांव के लोग तो भाई हुए, बगल के लोग भाई हुए, जो पार्टी के नाम पर आपस में लड़ जाते हैं। ये बड़ी दुखद होता है, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो शीर्ष पर बैठे हुए नेता है, जो हमसे आगे नेता है, वो अपने स्वार्थ के लिए, टिकट के लिए, मंत्री पद के लिए, वेतन के लिए, पैसे के लिए, लालच बस अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे नेता है जो स्वार्थ को लेकर के, स्वार्थ बस दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए कि जो नेता है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो किसी दूसरे पार्टी में न जाए, अपना दल बदल ना करे, इस दल बदल को रोकने के लिए 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो राजीव गांधी की सरकार के समय 1985 में एक दल बदल विरोधी कानून बना। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके एक दल बदल कानून बना कि ये जो नेता है, जो विधायक है, जो एमपी है, ये लोग कम से कम दल बदल ना करे, क्योंकि हर दल की अपनी सिद्धांत होती है। इन लोग को हमें समझ में नहीं आता है कि किस सिद्धांत पर चलते हैं कि तुरंत अपना सिद्धांत बदल देते हैं। बस लालच चाहिए, लालच के लिए अपना दल बदल कर लेते हैं। इस दल बदल को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। उस राजीव गांधी की सरकार के समय 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और उस 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ कि कोई नेता अपना दल छोड़कर दूसरे दल में न जाए। अगर कोई नेता, इस कानून का मतलब है, इस कानून का अर्थ है कि अगर कोई भी दल,
कोई भी नेता किसी भी दल को छोड़ करके किसी दूसरे में दल में जाता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ऐसी कानून बनाई गई। कई बार इसमें संशोधन भी हुआ, लेकिन क्या करे, भारत की दुर्भाग्य की बात है, भारत के लिए दुर्भाग्य है कि दल बदल विरोधी कानून बनने के बाद भी आज भी नेता लोग दल बदल करते हैं, इसको सख्ती से लागू नहीं किया जा सका है। कई बार संशोधन भी हुआ है, कई बार इसमें सुधार किया गया, लेकिन आज भी हमें नहीं लगता है कि इसको बहुत बखूबी से इसको लागू किया गया है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि लोग दल बदल कर रहे हैं। बहुत से राजनीतिक दल के नेता इस दल से उस दल में, इस दल से उस दल में जा रहे हैं। तो दल बदल 10वीं अनुसूची, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल। और दल बदल कब? 1985 52वां संविधान संशोधन, राजीव गांधी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची, ये गांधी जी की सपना थी दोस्तों, गांधी जी की सपना थी कि सरकार केंद्र में है, राज्य में है, लेकिन निचले स्तर पर भी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि गांव का एक गरीब व्यक्ति, गांव का एक मजदूर, गांव का एक छोटा से छोटा व्यक्ति न तो विधानसभा जा सकता है, न लोकसभा, न हर कोई विधायक से मिल सकता है, न एमपी से। इसलिए गांधी जी की सपना थी कि सरकार एक नीचे सरकार होनी चाहिए, जिसका विरोध अम्बेडकर साहब ने किया था। लेकिन गांधी जी की सपना थी, और गांधी जी की सपना को साकार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो शुरू में ही एक पंचायती सरकार का गठन करने के प्रयास किए। वीडियो लोगों की बहाली हुई और उन लोगों की जिम्मेवारी दी गई कि गांव में घूम करके पता करे कि किस व्यक्ति को कौन सी आवश्यकता है और उस आवश्यकता को सरकार तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन वीडियो साहब लोग जो जिनकी बहाली स्टार्टिंग में हुई थी नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के सिफारिश पर बहाली जो हुई थी, वो वीडियो साहब लोग साहब बन करके बैठ गए थे। लोगों की समस्याओं को न तो गांव में जाकर जांचते थे, पूछते थे और न सरकार तक पहुंचाते थे। वो योजना फेल हो गई। फिर कई बार पंचायती राज व्यवस्था को सफल करने के लिए प्रयास किया गया, कई बार हुआ, जैसे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघली समिति, कई समितियां बनी। अंत में यह सोचा गया कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था सफल क्यों नहीं हो रही है, तो सफल करने के लिए जरूरी है कि इसको संविधान में स्थान दिया जाए। तो संविधान में स्थान दिया गया, कहां स्थान दिया गया? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। 1992 में संविधान 73वां संविधान संशोधन होता है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 1992 के 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया गया और उसको लिखा गया 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को लिखा गया, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए। पंचायती राज व्यवस्था के जिम्मे 29 विषय है। अगर हर पंचायत के जैसे मुखिया हुए, मुखिया को 29 विषयों पर कार्य कराना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे मुखिया लोग भी नहीं जानते होंगे कि उनका 29 विषय कौन कौन सी है, इसलिए कि बड़ी शिक्षित लोग हमारे देश में चुने जाते हैं। तो देश की दुर्भाग्य है कि एक बिहार पुलिस जहां जाकर डंडा भजना है, वहां एग्जाम निकालना पड़ता है, और जहां देश चलाना है वहां शिक्षा की जरूरत नहीं। तो हम बात करें कि 29 विषय ग्राम पंचायत राज को दी गई है, और ग्राम पंचायत राज का उल्लेख आपको मिलेगा 11वीं अनुसूची में। और ग्राम पंचायत का उल्लेख 11वीं अनुसूची में रख करके, यानी संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और यह 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को शामिल करके 11वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 1993 में इसे स्थान दे दिया गया। इसलिए किताब में आप देखिएगा तो कहीं 1992 मिलेगा तो कहीं कहीं 1993 भी मिल जाता है, लेकिन 1993 में इसे लागू किया गया, इसे स्थान दिया गया संविधान में। 1992 में संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। अब बात करते हैं अंतिम अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है।
1992 में ही 74वां संविधान संशोधन भी किया गया और 74वां संविधान संशोधन करके नगर निकायों की स्थापना की गई, जैसे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद की स्थापना की गई 1992 के 74वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कुल 18 विषय दिए गए। तो ग्राम पंचायत में 29 विषय दिए गए हैं। नगर निकायों को, यानी नगर निकाय का मतलब है नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम आदि, तो इन लोगों को 18 विषय दिए गए। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत में कुल 29 विषय दिए गए हैं। जैसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, और उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद हुआ करती है। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और पंचायत स्तर पर पंचायत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई होती है। तो ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं और नगर निकाय को 18 विषय दिए गए। ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, नगर निकाय को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत के को सूची में जोड़ने के लिए, अनुसूची में जोड़ने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और नगर निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। ये थी अनुसूचियां। थोड़ी सी याद करने वाली बातें हैं, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। 7वीं अनुसूची, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी ये 4 अनुसूचियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अनुसूचियां जो है, इससे अधिक प्रश्न रहते हैं एग्जाम में। कम से कम ये 6 अनुसूचियां याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में भाषा है, जो 14 थी, बाद में 1, 3, 4 करके जोड़ी गई और 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। और 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में शहरी निकायों से संबंधित है। इन अनुसूचियों को आप बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा। आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे साथ हमेशा बने रहे। आपको पॉलिटी ऐसे पढ़ा देंगे कि यहां से एक भी क्वेश्चन किसी परीक्षा में नहीं छूटेगा। यहां तक कि आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो बीपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से जरूर प्रश्न रहेगा बीपीएससी में। अदर सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें। अभी पॉलिटी पर है, फिर सभी विषयों को एक एक करके पढ़ाएंगे। चूंकि हम अकेले हैं, हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, और 7 बैच को ऑफलाइन पढ़ाते हैं और फिर आप लोगों को क्लास देते हैं। तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट